हालांकि पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। सिर्फ पुलिस की गाड़ी ही नहीं, जो भी गाड़ियां उपद्रवियों को दिखी वो बची नहीं। इतनी तादाद में दंगाइयों की मौजूदगी से हल्द्वानी दंगे की जांच कर रही टीम को शक है कि पहले से तैयार प्लान के तहत उपद्रवियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बुलाया गया और इसके लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पुलिस के साइबर एक्सपर्ट सूत्रों की माने तो इलाके में रहने वाले कई नौजवान उस रोज दोपहर में ही अपने काम से घर आ गए थे और अचानक से व्हाट्सएप समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही तरह के ग्रुप्स की एक्टिविटी में तेजी के साथ मैसेज वायरल होने लगे। सूत्रों की माने तो अब दंगे की स्क्रिप्ट डिकोड होने के बाद साइबर टीम को एक अहम सुराग मिला है। अहम सुराग वो कि व्हाट्सएप ग्रुप जो चल रहे थे उसमें तकरीबन 17,000 लोग जुड़े हुए थे। उन 17,000 नंबरों की अब शिनाख्त शुरू हो गई है। देखा यह भी जा रहा है कि वो 17,000 नंबरों में से कितने लोग उस समय मौके पर थे। इन सब चीजों को लेकर धामी सरकार अब सख्ती के मूड में आ गई। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में सामने आया है कि 8 फरवरी की शाम यानी हिंसा के समय इलाके में पहले की तुलना में ज्यादा मोबाइल नंबर एक्टिव थे। साइबर जांच में इस बात की खबर है कि इलाके से बाहर के नंबर अचानक से इस एरिया के मोबाइल नेटवर्क पर बढ़ने लगे, जिसकी अनुमानित संख्या 7,000 के करीब थी। अब इन्हीं नंबर की डिटेल के बाद इनके शिनाख्त का काम शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, हिंसा के लिए बाहर से भी उपद्रवियों को बुलाए जाने के सबूत मिल रहे हैं। पत्थर बरस रहे थे जैसे कि ओले पड़ते, इतनी आवाज थी। अच्छा, बहुत आवाज थी पत्थरों की। अचानक इतने, मुझे लगता है कि कोई तो उनके बीच में था, कोई तो ऐसे लोग थे कि जो हिंसा के लिए आए थे। ऐसा लगता है आपको कि कुछ लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसे थे जो कि इसी पर्पज से आए थे, क्योंकि इतनी संख्या में पत्थर का आना, पेट्रोल बम का बनना, क्योंकि इस तरीके से एकदम इतनी हिम्मत करना और पत्थर बरसाना, नहीं लगता कि कोई आम आदमी होंगे। पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल हुआ था। यहाँ से तो खैर पता नहीं लगा, हम यहाँ से तो हमें आगे आग नजर आई, लेकिन सुना जा रहा है कि बहुत लोग थे। मैंने तो मतलब हम छत से ही देख रहे थे तो सिर्फ ये दिख रहा था, काला धुआं बिल्कुल आसमान में और फ्लेम्स दिख रही थी हल्की हल्की बिल्डिंग्स के ऊपर, और गोलियों की आवाज़, मतलब वो AK-47 की जो कंटिन्यूस धू 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 वाली आवाज़ थी, बहुत मतलब बहुत खतरनाक फायरिंग हुई और बहुत शोर, और यहाँ बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज, चिल्लाने की आवाज़ें बहुत। हमारे तो घर से थोड़ा पीछे है तो बिल्कुल सामने नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना सब। अच्छा, जो इलाके के लोगों का कहना है कि जिस वक्त ये हिंसा हुई उसके बाद उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अचानक काफ़ी संख्या में जो उपद्रवी थे वो लगातार पत्थर बरसा रहे थे, और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से पत्थर बरसाए गए, इसमें इन लोगों को इस बात की भी आशंका है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो इसी पर्पज से हो सकता है आए हों, जिनका मकसद ही था उपद्रव करना। हल्द्वानी को हिंसा की आग में जलाने की साजिश रचने वालों पर नैनीताल पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस प्रशासन के सख्त एक्शन मोड का रिजल्ट देखने को मिला है। इन 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे जो कंट्री मेड वेपन होता है वो बरामद किया है, और 54 लाइव राउंड जो है वो इनके पोजीशन से बरामद हुए हैं, जो इन्होंने अपने वहाँ पे अपने साथ में रखे हुए थे। इसके साथ ही थाना बनफूलपुरा में भी जब अटैक हुआ था, तो जब ये उपद्रवी वहाँ पे हैं तो इन्होंने वहाँ से भी कुछ जो गवर्नमेंट एमुनिशन है वो अपने कब्जे में लिया था। तो कुछ अभियुक्तों के कब्जे से गवर्नमेंट एमुनिशन भी हमने बरामद किया गया है। क्या स्थिति है, क्या जानकारी अब्दुल मलिक को लेकर? क्या इन 25 लोगों में अब्दुल मलिक है? देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई है और उसको हम जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। हिंसा भड़काने के आरोप में उत्तराखंड पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा बनभूलपुरा में पुलिस टीम ने धरपकड़ शुरू कर दी है। CCTV फुटेज, मोबाइल वीडियो और जांच के आधार पर उपद्रवियों को उनके घरों से निकालकर हिरासत में लिया जा रहा है।
निश्चित रूप से धामी सरकार कहीं न कहीं इस फैसले के चलते अब उन लोगों की तलाश में जुट गई है जिन लोगों ने यहां उपद्रव मचाया था। और धामी सरकार की दूसरी टीम जो पुलिस की टीम है, उन्होंने मोबाइल डाटा सेंटर से, मोबाइल टावर से उन लोकेशंस और नंबरों को ट्रेस करना शुरू कर दिया है जो उस दिन भीड़ में मौजूद थे। सीसीटीवी कैमरों से उन लोगों की शिनाख्त की जा रही है और तमाम वो चीजें की जा रही हैं जिससे उन उपद्रवियों का पता चल सके। क्योंकि पथराव जो पुलिस टीम पे किया गया था उसमें हजारों की संख्या में लोग थे, तो सीसीटीवी फुटेज से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनको शीघ्र ही जो भी लोग आइडेंटिफाई होंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस उपद्रवियों की अरेस्टिंग और अवैध असलहों की रिकवरी के लिए बनभूलपुरा इलाके में डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चला रही है। स्थानीय प्रशासन ने इस ऑपरेशन के लिए अर्धसैनिक बलों की 4 अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की है। जो स्क्रिप्ट यहाँ पर दंगा करने के लिए लिखी गई थी उसको डिकोड किया जा रहा है। लगातार जो साइबर टीम है, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, उनसे जब पूछताछ की गई है तो धीरे धीरे कर अब एक एक कर पन्ना खुल रहा है और सच जो है वो लगातार सामने आता जा रहा है। दबिश जो है वो यहाँ पर दी जानी है और उसके लिए बाकायदा 4 अतिरिक्त जो बल हैं, सुरक्षा बल, उनकी तैनाती की जाएगी और उसके लिए पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कर ली गई है ताकि आगे ये स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया गया, आगे आने वाले वक्त में इस तरह की कोई भी स्थिति बिल्कुल भी पैदा ना हो। इसको लेकर साइबर टीम ने भी पूरी तरह से पुख्ता तैयारी की और उसी के साथ साथ में प्रशासन और पुलिस ने भी। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में दंगाइयों की पहचान के बाद गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोषियों से सख्ती से निपटने का ऐलान कर चुके हैं, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। ये देवभूमि है, देवभूमि का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मैं दोहराना चाहता हूं कि अराजक तत्वों और अवैध कब्जाधारकों के प्रति हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई जारी रखेगी और जो दंगा करने वाले हैं उनको उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। इसीलिए हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन की सख्ती बनी हुई है। ड्रोन की मदद से उपद्रवियों को ढूंढा जा रहा है। उन इमारतों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जहां से पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई। इलाके में वैध और अवैध असलहों की जानकारी जुटाई जा रही है। पेट्रोल बम बनाने वाले एक्सपर्ट कैसे मौके पर पहुंचे, इसकी भी जांच की जा रही है। उन नौजवानों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की कवायद की जा रही है जिन्होंने पेट्रोल बम बनाए थे। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के जरिए लोगों की पहचान की जा रही है। जिन लोगों ने पेट्रोल बम बनाया और उपद्रवियों को दिया, उनकी तलाश लगातार की जा रही है और इसको लेकर पुलिस की कई टीमें जो हैं मामले की तफ्तीश कर रही है। सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की नज़रें हैं ताकि कोई अफवाह न फैला सके और जाहिर तौर पर अब तक की जांच में ये बात भी सामने आई है कि कहीं न कहीं इस हिंसा की स्क्रिप्ट पहले से तैयार की गई और उसके बाद हिंसा भड़की। उत्तराखंड की धामी सरकार के कड़े रुख से अब दंगाई घरों में ताला लगाकर भाग रही हैं। पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलते ही बनभूलपुरा में भगदड़ मच गई। बावजूद इसके पुलिस ने करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हिंसा भड़काने के बाद इसमें शामिल रहे कई दंगाई यूपी में बॉर्डर एरिया के जिलों में जा छुपे हैं। इसलिए हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए नैनीताल पुलिस की 12 टीम दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा में भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। खास तौर से यूपी के रामपुर, बरेली और मुरादाबाद में बॉर्डर एरिया में संदिग्धों की तलाश की जा रही है। नैनीताल के एसएसपी ने करीब 12 अलग अलग टीमों का गठन किया है। वीडियो से दंगाइयों की पहचान करने का काम 4 अन्य टीमें कर रही हैं, जो पुलिसकर्मियों से उलझे बहस किए और फिर हिंसा को बढ़ाने में जिनका रोल रहा। हल्द्वानी में हुई हिंसा की जांच कई एंगल से की जा रही है। उस टूल किट की जांच की जा रही है जो हल्द्वानी में हिंसा भड़काने के पीछे हैं। जांच के पीछे ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि 7 फरवरी को उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हुआ और 8 फरवरी को हल्द्वानी में ये हिंसा हो गई। इससे भी संकेत मिल रहे हैं कि यह हिंसा प्री प्लान साजिश का हिस्सा हो सकती है।
अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया जाता और उसके बाद दंगाइयों के पास लगभग 7 दिनों का वक्त एक तरह से पूरी की पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के लिए नजर आता है। और उसी के साथ में चाहे बात मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की हो या फिर तमाम उन लोगों की, उन दंगाइयों की जिन्होंने बरगलाने का काम किया, उनकी नजर यूसीसी पर भी रही। 7 तारीख को विधानसभा से यूसीसी पारित होता है। पूरे देश के साथ साथ में ये दंगाई भी ये नजर बनाए रखते हैं कि उसके बाद माहौल किस तरह का बनता है। और फिर जब ये नोटिस पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए टीम वहां पर पहुंचती है तो पूरी की पूरी स्थिति किस तरह से खराब होती है वो भी सबने देखा। फिलहाल नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा एरिया के बदमाश, हिस्ट्री शीटर और रसूखदारों की लिस्ट भी तैयार की है। पुलिस इन सभी लोगों की हिंसा वाले दिन की कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाल रही है। इसी बीच हल्द्वानी हिंसा की जांच कर रही टीम को एक और जानकारी हाथ लगी कि हिंसा वाले दिन बनभूलपुरा के बाहरी इलाके में रेलवे लाइन के आसपास की झुग्गियों से भी कुछ लोग उपद्रवियों के झुंड में देखे गए थे, जहां पर रोहिंग्या मुस्लिम आबादी रहती है। इसलिए हल्द्वानी दंगे में रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। बताया जाता है कि बनभूलपुरा में तकरीबन 5000 के आसपास रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी और बाहरी लोग रहते हैं। हल्द्वानी हिंसा की तैयारी कैसी थी? नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने पहले ही दंगाइयों का काला चिट्ठा खोलकर खुलासा कर दिया था, लेकिन अब वो सबूत भी सामने आने लगे हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हल्द्वानी में हिंसा की बड़ी तैयारी थी। स्टेप बाय स्टेप हमले को अंजाम दिया गया। पहले पत्थरबाजी, फिर पेट्रोल बम से अटैक और उसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी। लेकिन अब हल्द्वानी के ये गुनहगार बचने वाले नहीं हैं। उनके गुनाहों का पूरा हिसाब हो रहा है। हल्द्वानी से बरखा शर्मा, अभिषेक सिन्हा, अनुज मिश्रा के साथ और राकेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।